अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC 3.1 उसका जो चैप्टर 4 है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मैकेनिकल टेस्टिंग, और उसका जो पेज 5 है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेंसाइल टेस्ट यूज टू मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। टेंसाइल टेस्ट स्टील की स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डक्टिलिटी असल में होती क्या है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसको अगर फोर्स दें, स्ट्रेस दें, तो क्या वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं। और जो मटेरियल फोर्स लगाने से टूट जाते हैं, जैसे शीशा है, आयरन, देगी लोहा वगैरह, तो उसे ब्रिटल कहते हैं। तो वो डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ द टेंसाइल टेस्ट, ये कुछ टेंसाइल टेस्ट हैं। ट्रांसवर्स रिड्यूस सेक्शन। ट्रांसफर रिड्यूस सेक्शन में वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डमेंट। बी में यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडनल ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट। ये डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट और E% को इलोंगेशन भी कहते हैं, इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे उसने एक डायग्राम दी हुई है। ए ट्रांसफर टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन प्रियर टू टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करने से पहले यहाँ पे उसने इसका एक इस वेल्ड मेटल है, हीट अफेक्टेड जोन है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ग्रिप से पकड़कर खींचना होता है। यहाँ पे ये ग्रिप बनाई हुई है, तो इसी तरीके से। और यहाँ पे ये इसका जो रिड्यूस एरिया है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से खींचते हैं किसी मशीनिंग या दूसरे प्रोसेस से, तो यहाँ पे वो मेटल रिड्यूस होगा, और जो वेल्ड मेटल भी इसमें इंक्लूड होगा, हीट अफेक्टेड जोन का एरिया भी। तो इस तरीके से जो है वो स्पेसिमेन को काट दिया जाएगा। फिर इसी तरह उसको जो है वो ग्रिपिंग का पॉइंट होगा, जहाँ से उसे खींचना होगा, और खींचने के बाद उसका ये कुछ रिड्यूस पॉइंट होगा, और बाद में इसकी डिमेंशन को मेजर करेंगे। तो चलें देखते हैं वो नीचे। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ए ट्रांसफर टेस्ट फेलियर इज जनरली एक्सपेक्टेड इन द बेस मटेरियल। आमतौर पर इन ट्रांसफर टेस्ट में आमतौर पर जो फेलियर होता है वो बेस मटेरियल में ही होता है। तो फेलियर इन द वेल्ड और हीट अफेक्टेड जोन इज नॉट रीजन टू फेल द टेस्ट इफ मिनिमम स्पेसिफाइड स्ट्रेस हैज बीन मेट। अगरचे फेलियर वेल्ड मेटल या हीट अफेक्टेड जोन में भी हो सकता है। अगरचे फेलियर वेल्ड मेटल या हीट अफेक्टेड जोन में भी हो, तो तब भी इसे फेलियर नहीं कहते अगर हमें मिनिमम स्ट्रेस जो हमें चाहिए होती है अगर वो मिल जाती है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एन ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट इज कैरीड आउट टू डिटरमिन द डिपॉजिट वेल्ड मेटल strength in Newton per millimeter square, strength in Newton per millimeter square, and the weld ductility as elongation E%। वो कह रहा है कि जितने भी वेल्ड मेटल में टेंसाइल टेस्ट किए जाते हैं वो डिपॉजिट वेल्ड मेटल की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए किए जाते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में मालूम की जाती है, और वेल्ड मेटल की डक्टिलिटी को इलोंगेशन E% में मेजर करते हैं। यहां से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए वेल्ड इज मेड इन ए प्लेट एंड द टेंसाइल स्पेसिमेन इज कट अलोंग द लेंथ ऑफ द वेल्ड, यहां तक। और वेल्ड मेटल की डक्टिलिटी को इलोंगेशन E% में मेजर करते हैं। प्लेट में एक वेल्ड बनाते हैं और इसका स्पेसिमेन वेल्ड की लेंथ के रुख काटा जाता है, और इसमें वेल्ड मेटल शामिल होगा। A weld is made in a plate and the tensile specimen is cut along the length of the weld, which would contain mainly undiluted weld metal। प्लेट में वेल्ड बनाते हैं और इसका स्पेसिमन वेल्ड की लेंथ के रुख काटा जाता है, और इसमें वेल्ड मेटल भी खासकर शामिल होता है। अनडिल्यूटेड यहाँ पे जो उसने जो है वो वेल्ड मेटल को शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अनडिल्यूटेड का आमतौर पर मतलब कुछ और है। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को किसी को सिरप वगैरह उसमें पानी वगैरह डाल के देते हैं तो वो उसको डाइल्यूट करते हैं, तो अनडिल्यूटेड का मतलब है उसको वो गाढ़ा। तो यहाँ पे उसने वेल्ड मेटल में वेल्ड मेटल को शामिल करने के लिए अनडिल्यूटेड इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्रियर टू
द टेस्ट 2 mark are made 50 mm apart along the length of the specimen। यहाँ तक तो वो ये कह रहा है कि टेस्ट करने से पहले 2 मार्क लगाए जाते हैं जो 50 mm के फासले पर होते हैं। स्पेसिमन की लेंथ के रुख उसको लगाते हैं। एज द टेस्ट इज कैरिड आउट द यील्ड लोड एंड फ्रैक्चर लोड आर रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड। यहाँ तक और जैसे ही टेस्ट किए जाते हैं यील्ड लोड और फ्रैक्चर लोड को डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मसलन वो लोड जिस पर मटेरियल फ्रैक्चर होता है और दूसरा वो लोड जिसमें मटेरियल लंबा होना शुरू होता है। आफ्टर फ्रैक्चर द पीसेस आर प्लेस्ड बैक टुगेदर एंड द elongation इज measured फ्रॉम द ओरिजिनल गेज लेंथ विद द रिजल्ट इज गिवन एज E%। वो ये कह रहा है कि फ्रैक्चर होने के बाद दोनों पीसों को इसी पोजीशन में वापस रखते हैं और ओरिजिनल गेज लेंथ से इसकी इलोंगेशन को मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद इसे E% जैसे इलोंगेशन कहते हैं उसमें जो इसको मेंशन किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है ए लॉन्गिजनल ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन आफ्टर टेस्टिंग। आफ्टर टेस्ट के होने के बाद ये जो हमारा स्पेसिमेन है यहाँ पे जो एलोंगेशन मार्क जो 50 mm जो मार्क किया था और इसका जो A% है ये फुल इसका डायग्राम है और B में जब उसको रिड्यूस होने के बाद जो इसका जो शार्ट हुआ है उसको B2 में जो है शो कराया हुआ है। तो ये B2 या A2 इसका कुछ खास मकसद नहीं है। बहरहाल हम इसको A2 जो है वो फुल डायग्राम है और B2 जो वो इसकी डिमेंशन है जो रिड्यूस हुई है और इलोंगेशन मार्क में 50 mm जो है यहाँ पे मार्क था। तो नीचे अभी हम देखते हैं इफ द लोडेड यील्ड वाज 8500 न्यूटन अभी हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। इफ लोड एट यील्ड वाज 8500 न्यूटन 8500 न्यूटन एंड द क्रॉस सेक्शन area was 25 millimeter square, the resultant calculation of the force over cross section area, the yield stress re would be 8500 Newton over 25 millimeter square, इसका इक्वल है 340 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर लोड एट यील्ड वाज 8500 न्यूटन है और क्रॉस सेक्शन वाज 25 मिलीमीटर स्क्वायर और रिजल्टेंट कैलकुलेशन जो इसकी फोर्स जो होगी यील्ड स्ट्रेस जिसे री भी कहते हैं और जो यील्ड लोड होगा उसे 8500 न्यूटन ओवर 25 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास उसकी जो यील्ड लोड होगा उसे 8500 न्यूटन ओवर 25 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी इसे और जो यील्ड लोड होगा उसे 8500 न्यूटन ओवर 25 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसकी यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये उसने एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर 8500 न्यूटन ओवर 25 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यील्ड स्ट्रेंथ 340 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं द कैलकुलेशन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द मेटल कैन बी सिमिलरली कैलकुलेट ऑन फ्रैक्चर। यहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया था। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेस की कैलकुलेशन मेटल के फ्रैक्चर होने पर भी उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेस की कैलकुलेशन मेटल के फ्रैक्चर होने पर भी उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। E% if the original gauge length was 50 mm and the final length on fracture is 61 millimeter. This indicates a linear extension of 11 mm on the original gauge length। यहाँ तक अगर ओरिजिनल गेज लेंथ 50 mm थी और स्ट्रेस देने के बाद फ्रैक्चर होने के बाद इसकी लेंथ 61 mm है, मतलब 11 mm इसमें लीनियर एक्सटेंशन हुई है। 11 mm इसकी लेंथ बढ़ गई है और ओरिजिनल गेज लेंथ से, मतलब 11 mm इसमें लीनियर एक्सटेंशन हुई है। 11 mm इसकी लेंथ बढ़ गई है ओरिजिनल गेज लेंथ से। इफ 100% ओवर 50 mm इक्वल टू
2 बाई उसको वो 2 से फिर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो इक्वल 22% इसकी इलेंगेशन होगी। फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि अगर 100% ओवर 50 मिलीमीटर इसको करेंगे तो इसका आएगा 11 mm है, इसकी एक्सटेंशन हुई है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसका जो आंसर आएगा वो 22 होगा। जैसे 22% इसकी इलोंगेशन होगी। फ्रैक्चर स्टील की ये आमतौर पर जो कार्बन मैंगनीज स्टील वेल मेटल की इलोंगेशन होगी 22 मिलीमीटर। और जब फ्रैक्चर मेटल को दोबारा इसी पोजीशन से दोबारा प्लेस करेंगे, दिस इज अ टिपिकल वैल्यू फॉर द, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैलकुलेशन फोर्स 8500 न्यूटन है और 25 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो इसकी E% कितनी होगी? उसका आंसर होगा 22%। और इसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी? तो आंसर होगा 340 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टिपिकल वैल्यू फॉर द कार्बन मैंगनीज स्टील वेल्ड मेटल। तो ये जो है कार्बन मैंगनीज स्टील की वेल्ड मेटल की वैल्यू होगी। एनी एडिशन ऑफ कार्बन टू स्टील विल रिड्यूस इट्स डक्टिलिटी। अगर कार्बन के एलिमेंट स्टील में ऐड करते हैं तो स्टील की डक्टिलिटी कम हो जाती है और इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। Occasionally, where insufficient metal is available, a short transfer test indicating a % reduction in area may be used and calculated as a short transfer reduction in area. एग्जाम्पल मिलीमीटर स्क्वायर से, ये जो इसकी जो मिलीमीटर स्क्वायर से होगी ओरिजिनल लेंथ की, तो उसमें से b को माइनस कर देंगे। तो ये मेथड वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा शार्ट है, तो वहाँ पे शार्ट ट्रांसफर रिडक्शन एरिया का मेथड इस्तेमाल करते हैं। सो दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड व्हेन असेसिंग ए स्टील susceptibility to lamellar tearing। और ये मेथड वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ये डाउट हो कि मटेरियल में लैमिलर टीयरिंग आ सकती है, तो वहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3.1 का जो 4.5 पेज था यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज 4.6 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।